हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर और मैं संगीता बिश्नोई। आज हम इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी रीट और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस और कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यार्थी अभी विद्यालयों से दूर है या वो विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं किसी वजह से घर पर बैठ के तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये चैनल एक सहायता प्रदान करेगा हमारे वीडियो के माध्यम से। तो हम इस वीडियो में पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का। कक्षा 6 हमारी विज्ञान का एक बेस होती है। कक्षा 6 यहीं से शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों की जो हम मिस कर जाते हैं। कक्षा सीधा 9वीं से या 10वीं से शुरू कर जाते हैं कि हाँ हम लोग तो विज्ञान पढ़ लेंगे ये वो, या फिर किसी भी गाइड से पढ़ लेते हैं, तो वो थोड़ी जल्दीबाजी शॉर्टकट कंपटीशन में कभी सफलता नहीं दिलाता। तो कक्षा 6 का चैप्टर पहला है भोजन के स्रोत। तो अब इसके मुख्य बिंदु है इस पाठ में भोजन की आवश्यकता, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत के रूप में पादप, भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन। खेलने, कूदने, दौड़ने, पढ़ने और अन्य कई प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन सभी कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर की संचित ऊर्जा खर्च होती है, जिससे हमें थकान का अनुभव होता है और भूख लगने लगती है और भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। और जिस दिन हम बाई चांस व्रत रख लेते हैं तो उस दिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए या फिर हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो कारण ये है कि हमारे शरीर में जो भी संचित ऊर्जा होती है वो उस कार्य को करने के दौरान खर्च हो जाती है और इसलिए हमें बहुत जल्दी भूख लग जाती है और हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इसके मुख्य बिंदु पर हम बात करते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है और भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। यह हमारे शरीर में जो भोजन की आवश्यकताएं हैं वो है कि भोजन हमारे शरीर की निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो सभी प्राणियों और सभी जंतुओं की शारीरिक आवश्यकताएं समान नहीं होती है और सभी जंतु और सभी प्राणी एक जैसे भोजन का सेवन नहीं करते हैं, एक समान भोजन वो कभी ग्रहण नहीं करते। तो उन्हीं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है और जंतुओं का वर्गीकरण मुख्यतः वो तीन श्रेणी में करते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम प्राणियों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में करते हैं। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु, तीसरा सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, हिरण आदि। ये सारे जंतु शाकाहारी जंतु हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो जंतु से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि मांस, मछली आदि को मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप इत्यादि ये सारे मांसाहारी जंतु हैं। इसके बाद है सर्वाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि कौवा, कुत्ता, मनुष्य, यानी कि कौवा, कुत्ता और मनुष्य। मनुष्य को कुछ लोग कह लेते हैं कि हम शाकाहारी है। प्रश्न आ जाए कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो कुछ लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं कि मनुष्य शाकाहारी जंतु है, कुछ अपने हिसाब से लिख जाते हैं कि मनुष्य सर्वाहारी है। लेकिन इसका सही उत्तर है कि मनुष्य सर्वाहारी जंतु है, ना कि शाकाहारी जंतु है।
इसके बाद है भोजन के स्रोत, कि हमें भोजन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। भोजन के मुख्य दो स्रोत होता है, पहला पादप, दूसरा जंतु। भोजन के स्रोत के रूप में पादप, पादपों से हमें निम्नलिखित प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है जिन्हें हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पहली है अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले, स्फूर्ति पेय। अनाज, सभी प्राणियों के लिए अनाज बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जो मुख्यतः भोजन के रूप में उपयोग में आता है। इनसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। अनाज कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। उसके उदाहरण हैं गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ इत्यादि। दालें, दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उदाहरण विभिन्न प्रकार की दालें जैसे कि चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर इत्यादि। अनाज तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है और दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है यहाँ पे कि अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है और प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है। तो अनाज कार्बोहाइड्रेट, दालें प्रोटीन। फिर है सब्जियां। पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं फूल गोभी। फूल गोभी पौधे का फूल होती है। भिंडी पौधे का फल है। पालक जो पौधे की पत्तियां हैं। आलू पौधे का तना है और मूली पौधे का जड़ है। फिर है फल। फल भी पौधों के रूप में प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं जैसे केला, आम, सेव, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि। और पौधों से प्राप्त फल जो सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग लिए जाते हैं सूखे मेवे कहलाते हैं जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि। अब जैसे पूछ लिया जाए बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट क्या है? फल है, बीज है? तो कुछ लिख जाएंगे क्या पता बीज है, लेकिन ये क्या है? फल है, क्योंकि फलों के सूखने के बाद खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं तो वो फल का ही एक भाग है, यानी कि वो फल ही है। फिर है शर्करा। गुड़ व शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये दोनों हमें गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं, गन्ना तो सभी ने देखा होगा या तो सबने चूसा होगा, अगर नहीं तो फिर गन्ने का जूस तो पिया ही होगा। इसका मीठा रस निकाल के गन्ने के जूस में कभी चीनी डालते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो गन्ना खुद एक शर्करा उत्पाद है। ये शर्करा हमें बना कर देता है। इसी मीठे रस से गुड़ व चीनी आदि बनाए जाते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। मसाले, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं और ये भोजन में बहुत कम मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं। इनसे भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है जैसे कि सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, जीरा आदि। इन सब का एक भोजन में एक निश्चित मात्रा होती है, उतना ही उपयोग किया जाता है। कभी आपने बहुत ज़्यादा 2-3 बड़े चम्मच भर के जीरा डालते हुए नहीं देखा होगा कई सब्जियों में। तो ये एक अल्प मात्रा में भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इनके औषधीय उपयोग भी है, जैसे सौंठ है, हल्दी है, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेजपत्ता, इन सब के औषधीय उपयोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ भोजन के स्रोत, भोजन के बारे में, तो यहाँ औषधीय उपयोग के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद है तेल। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है जो विभिन्न प्रकार के पादप भाग से प्राप्त होता है और ये भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होता है जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। उसके बाद है स्फूर्ति पेय।
चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जिनका हम स्फूर्ति पेय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधों के बीज को भी सुखाकर पीसकर कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है और चाय और कॉफ़ी दोनों को स्फूर्ति पेय कहते हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं बिस्तर से तो हमें चाय नहीं मिलती तो हमें बहुत आलस आता है, लेकिन जैसे ही चाय मिलती तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आ गई है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों को हम स्फूर्ति पेय कहते हैं। उसके बाद है, ये तो बात हुई भोजन के स्रोत के रूप में पादपों की क्या क्या उपयोग है, जिसमें अनाज मुख्यतः स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का और दालें मुख्यतः स्रोत है प्रोटीन का। फिर है भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, कि जंतुओं से हमें किस प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, हम जंतुओं की कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लेते हैं। तो हमें जंतुओं से भी कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे कि दूध, अंडे, मछली, मांस इत्यादि। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले मुख्य भोजन निम्नलिखित है। दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद, शहद, अंडे, मांस। दूध व दूध से प्राप्त उत्पाद, तो दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक है और दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। जिस प्रकार अनाज और दालें मुख्यतः किसका स्रोत है, उसी प्रकार दूध कैल्शियम का स्रोत है। तो इसमें 3 पर्सन हमारे बहुत ज़रूरी बन गए अभी तक जो हमने पढ़ा है। पहला अनाज कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। और दूध से हम दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार कर सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है शहद। तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और ये स्वाद में मीठा होता है और शहद में कई औषधीय गुण होते हैं और हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। लेकिन शहद के औषधीय गुण क्या है और जो मसाले हमने पढ़े उनके औषधीय गुण क्या है, इनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं और उनमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। अंडों में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। मांस एवं मछली। मांस बकरा, मुर्गी और मछली आदि जंतु से प्राप्त होता है और ये प्रोटीन का स्रोत होता है। यानी कि प्रोटीन के कितने स्रोत हो गए, प्रोटीन के पहला स्रोत तो हो गया दाल और दूसरा स्रोत हो गया मांस व मछली और तीसरा अंडे। प्रोटीन, इन तीनों से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन अंडे के मामले में ये दे दिया जाए कि अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है। एक ऑप्शन दे दिया जाए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया जाए कैल्शियम और प्रोटीन। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हमें कैल्शियम और प्रोटीन ही करना है। फिर है क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में, वहाँ उस क्षेत्र विशेष का एक भोजन होता है। राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है। जिस जगह पे हम रहते हैं हर जगह का एक अलग भोजन है। तो वो क्षेत्र विशेष का भोजन होने के कारण वो क्षेत्रीय भोजन कहलाता है। क्योंकि भारत में खुद में इतनी विभिन्नताएं हैं, जहाँ संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र भी हर जगह चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ का भोजन भी अलग अलग है क्षेत्र विशेष के हिसाब से। तो भारत एक विशाल संस्कृति संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों एवं जलवायु और सांस्कृतिक विभिन्नताओं होने के कारण यहाँ के खान पान और वेशभूषा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये चित्र दिए हुए हैं जो क्षेत्र विशेष के भोजन है उनके। राजस्थान का तो सभी को पता ही है, हमारा फेमस दाल बाटी चूरमा, और उसके बाद पंजाब का मिस्सी रोटी और सरसों का साग। मिस्सी रोटी यानी कि वहाँ मक्के की रोटी को मिस्सी रोटी बोलते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब का प्रसिद्ध भोजन है। और तीसरा है इडली डोसा, दक्षिण भारत का। विशिष्ट भोजन। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग तरह की भोजन सामग्री बनाई जाती है। दिवाली का भोजन हमारे यहाँ अलग होता है, होली का भोजन अलग होता है, उसके बाद आखा तीज को अलग बनता है। आखा तीज को जो राजस्थान में बनता है विशेषकर वो खीच बनती है। तो हर त्यौहार का हमारे राजस्थान में अलग अलग भोजन है क्षेत्र विशेष के हिसाब से। जैसे मारवाड़ का अलग है तो हाड़ौती प्रदेश का अलग है। तो जितने भी क्षेत्र विशेष है वहाँ पर भोजन अलग अलग प्रकार से बनता है। तो वो विशिष्ट भोजन आ गया कि हर त्यौहार पर बनने वाला भोजन।
अलग अलग तरह की भोजन सामग्री जो बनती है वो विशिष्ट भोजन में आ जाती है। अब है मुख्य बिंदु जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं। तो सभी सजीव भूख लगने पर भोजन करते हैं, क्योंकि अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए उनके शरीर की संचित ऊर्जा खर्च हो जाती है, और वो संचित ऊर्जा को वापस संचित करने के लिए हमें भोजन करना आवश्यक होता है। और उसके बाद भोजन के दो प्रमुख स्रोत हैं, पादप और जंतु। पादपों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज, दालें, मसाला, तेल, स्फूर्ति पेय आदि। जिसमें दालें मुख्य स्रोत है प्रोटीन का, अनाज मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, उसके अलावा हमें शर्करा मिलती है गन्ने से। उसके बाद जंतुओं से हमें प्राप्त होता है दूध, मांस, मछली, अंडे, शहद आदि। तो दूध मुख्य स्रोत है कैल्शियम का, अंडे मुख्य स्रोत है कैल्शियम और प्रोटीन का। और इसके बाद हमने पढ़ा मांस मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। तो ये मुख्य स्रोत किस कौन सी चीज़ों के क्या है, इन बातों को ध्यान में रखना हमें आवश्यक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मनुष्य कौन सा जंतु है। तो अपने हिसाब से जो शाकाहारी है वो शाकाहारी कभी ना करें। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है जो जंतुओं से भी भोजन ग्रहण करता है और जो पादपों से भी भोजन ग्रहण करता है। तो मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। और भोजन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसमें मनुष्य सर्वाहारी प्राणी हैं। पादपों के कई भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, बीज, फल, फूल आदि से हमें अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले आदि कई प्रकार की भोजन सामग्री मिलती है। और जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस, मछली आदि भोजन सामग्री मिलती है। तो ये हमने जो पहला पाठ पढ़ा है कक्षा 6 का विज्ञान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का ये पहला पाठ है, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए जनरल साइंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। बेसिक चीज़ों को कुछ क्यों हम लोग मिस कर देते हैं, लेकिन कुछ 15-20 मिनट का वीडियो अगर देख के वो जो वीडियो हम चलते चलते कहीं पे भी देख लें तो वो बातें हमारे दिमाग में रह जाती है। और कहीं वही प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और 1% से राजस्थान की मेरिट, हर कंपटीशन एग्ज़ाम की मेरिट में बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 नंबर से कितने सिलेक्शन अटक जाते हैं और 1 नंबर से कितने सिलेक्शन निकल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बेसिक चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ें कभी मिस ना करें। तो हम कक्षा 6 से शुरू किया है, आज हमारा पहला ही वीडियो है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल से हम एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करें, जिससे कि बहुत जल्दी जब तक रीट का एग्ज़ाम हो तब तक हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान और उसके बाद में रीट के सिलेबस के हिसाब से जो गणित है ट्रिक वाइज वो कवर कर लें। और उसके साथ साथ जो कि रीट और आरटेट के पेपर हुए हैं अब तक, उनमें जो गणित और विज्ञान के प्रश्न आए हैं उनको एक साथ PDF बना के एक साथ आपको वीडियो के ज़रिए समझाया जाए, ये कोशिश रहेगी मेरी। और इसके साथ साथ जो अन्य एग्ज़ाम हुए जो होते हैं, जैसे कि RS एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, पटवारी है, इनमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कोशिश रहेगी कि वो भी हम एक साथ उनकी PDF बना के या हम वीडियो के ज़रिए उनको भी हम हल करें। और इसके साथ साथ इस पाठ के 2 प्रश्न हैं अभ्यास कार्य में। निम्न में शाकाहारी जंतु कौन से हैं, शाकाहारी जंतु कौन से हैं और दाल पौधे का कौन सा भाग है। ये 2 प्रश्न हैं, इन दोनों के प्रश्न उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। इसके अलावा हम अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातें थोड़ी ज्ञानवर्धक लगी और शायद कुछ हेल्प करे आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो अन्य साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कीजिएगा। और जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में 6-7 के, उनको भी वीडियो बताइएगा, क्योंकि बच्चे अभी किताबों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और पढ़ने पे यही बोलते हैं कि हमारे पास तो किताबें ही नहीं है, हम क्या पढ़ें। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि वो थोड़ा बहुत फ़ोन से देख लें, तो उनका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, वो किताबों से इतना दूर भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ वीडियो देखना, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या मिस्टेक है, वो सब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल गुरु एजुकेशन हब, जिसका आज का पहला वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखना, समझना।
हाँ, पता है कि एक नॉर्मल वीडियो है जो हर कोई बना सकता है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत एक मजबूत नींव से हो तो डर नहीं रहता हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कि हाँ हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, कक्षा 6 की तो किताब हमने पढ़ी ही नहीं, क्या पता उसी से प्रश्न आ जाए। कक्षा 7 नहीं पढ़ी, कक्षा 8 नहीं पढ़ी। हम लोग विज्ञान सीधा शुरू करते हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 से। वहाँ से हमें आधा अधूरा ज्ञान मिलता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी पीछे रह जाती है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं यहीं से शुरू करूँ आपका बेस। तो 20-25 मिनट का अगर एक वीडियो हो जाए तो वो चलते चलते भी आप कहीं भी देख सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।